तो मैं बता रहा था कि धातुओं की अम्ल से क्रिया, धातुओं की जो अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लवण बनते हैं उनके, जैसे Zn की क्रिया करा लो, Zn की HCl से करा लो, तो ZnCl2 ZnCl2 प्लस के H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अम्ल की क्रिया करा दी इससे मैंने। ठीक है, ध्यान रखना, अम्ल की क्रिया मैंने इससे करा दी। तो जैसे Zn की क्रिया HCl से करा दी मैंने, Zn की क्रिया क्या करा दी, HCl से करा दी। सही है, तो ये ध्यान रखना, तनु अम्लों से क्रिया करके सभी जो अम्ल यानी जो धातु होती हैं तनु अम्लों से क्रिया करती है, कैसा है, तनु है, तनु अम्ल है, तनु अम्लों से क्रिया करके अधिकांश धातुएं लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात और समझ लो धातु और धातु के बारे में ही है कि जो तत्व यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातुओं के गुण भी रखते हैं और अधातुओं के गुण भी रखते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, धातुओं के गुण भी रखते हैं और अधातुओं के गुण भी रखते हैं। ऐसे जो तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, उपधातु। क्या कहेंगे, उपधातु कह देंगे उनको हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। जैसे इनके क्या क्या उदाहरण, जर्मेनियम और आर्सेनिक भी है इसमें, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, ये सब क्या है, उपधातु है, ये तीनों के तीनों। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है उपधातु, उपधातु क्या है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हो, जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हो। ठीक है, और बता दूं, सामान्य गुण बता देता हूं धातुओं के। ठीक है, धातुओं के सामान्य गुण बता देता हूं। जो धातु है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे हम देखते हैं तार के रूप में किसका यूज करते हो, अरे कॉपर का, एल्युमिनियम का, उनमें धातु अर्थात उनमें धारा का प्रभाव होता है, वे सुचालक होती है। ठीक है, इनके बर्तन बॉयलर बनाने यानी बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर आजकल एल्युमिनियम के बाहर आ रहा है, कॉपर, क्योंकि कॉपर एक महंगी धातु है इसलिए एल्युमिनियम के ही बाहर बनाया, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत अधिकता में पाई जाती है, धातुओं में सबसे अधिकता में एल्युमिनियम पाई जाती है पृथ्वी पर। और जैसे देखें कि सोना और चांदी, जो सोना और चांदी है, ठीक है ना, जो सोना और चांदी है, ठीक, उसमें क्या होता है, सोना और चांदी में क्या है कि उनमें चमक होती है, और जब उनमें विशेष ज़्यादा चमक होती है और वे आघात वर्धनीय भी हैं, अगर उन्हें पीटा भी जाए, उन पर चोट मारी जाए, उन्हें पीटा जाए या उन पर चोट मारी जाए तो वे टूटते नहीं हैं, वे टूटते नहीं हैं, तो इसलिए उनके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तार बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिगरेट की पैकिंग में जो है एल्युमिनियम की पन्नियों का उपयोग करते हैं, चॉकलेट हो गया, सिगरेट हो गया, दवाई हो गई, ठीक है, ये एल्युमिनियम की पन्नी का यूज हम करते हैं। अब आ जाओ धातुओं का संचारण, हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, धातुओं का संचारण। धातुओं का संचारण, धातुओं का
संक्षारण। क्या है धातुओं का संक्षारण? क्षय होना, कम हो जाना, नॉर्मली भाषा में क्षय हो जाना। सही है। देखा होगा नॉर्मली कि हम जब कभी अपने घरों में, जैसे हमारा मकान बन रहा होता है तो उसमें जैसे लोहे की विंडो लगाते हैं, खिड़कियां, और रेलिंग लगाते हैं लोहे की, या लोहे की कोई खाट बना लेते हैं। तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद ही उन पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। लोहे पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है। धातु की सतह पर वो जंग लगना है। वो क्या है? जंग लगना है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना। परत के रूप में उतरते रहते हैं। तुमने देखा लोहे पर जंग लग जाए, एक हटा दो उसको तो फिर दोबारा लग जाता है, फिर क्या हो जाता है? दोबारा लग जाता है। सही है। तो धातु का नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और लोहे का जो संक्षारण होता है, लोहे का जो संक्षारण होता है उसे जंग लगना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जंग लगना कहते हैं। ठीक है। ठीक। और ध्यान रखना, लोहे का जो जंग होता है वो आयरन ऑक्साइड है। लोहे का जो जंग कहते हैं ना, जंग के रूप में हट गया ये। ठीक है। उसे वो क्या है? ऑक्साइड के रूप में है, अर्थात वो उसका ऑक्साइड है। ठीक है। अब एक नॉर्मली एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं इसके बारे में। क्या हुआ कि हमने 3 परख नलियां ली। 3 परख नलियां ली। बना लेता हूं 4 परख नलियां। एक ये बना ली मैंने, एक ये बना ली, और तीसरी ये वाली। सही है। मैंने क्या करा, अब इन परख नलियों में क्या करा मैंने, एक परख नली में थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिया? क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वायु को अवशोषित कर लेता है। वायु को अवशोषित कर लेता है। यानी इसमें मैंने क्या ले लिया? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। इसमें मैंने यहाँ पर ले लिया ऐसे मान। ठीक है। और ये कील डाल दी। क्या डाल दी? इसमें कील डाल दी। सही है। दूसरी प्रणाली में उबला हुआ पानी ले लिया। अब जब पानी को उबाल देते हैं, सुन लो पहले, जब पानी को गर्म कर देते हैं, उबाल दिया पहले पानी को और ठंडा करके भर दिया इसमें क्या कर रहा था? उबाल। और उबले हुए पानी में ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन निकल जाती है, ऐसा मान लो। इसमें कील डाल दी। इसमें क्या डालता मैंने? कील डाल दी। ऐसी इसमें कील डाल दी। सही है। और एक तीसरी प्रणाली ली मैंने। तीसरे में साधारण नल का पानी लिया। सही है। नल का पानी इसमें भर दिया। नल का पानी मैंने इसमें भर दिया। अब क्या हुआ कि इन दोनों को मैंने कॉर्क लगाकर बंद कर दिया। तो सीधी सी बात है कि जब मैंने इन्हें बंद किया, दोनों को बंद कर दिया, तो इनमें वायु तो जाने की नहीं है। इनमें तो वायु नहीं जाएगी। तीनों प्रणालियों के मुख पे कॉर्क द्वारा बंद कर देते हैं। चलो इसे भी बंद कर दो। तीसरी वाली को भी हम क्या करें? बंद कर देते हैं। ये हो गया कॉर्क। बंद कर दिया इन्हें तीनों को। सही है। और 5 दिन
बाद तीनों परख नीलियों का अवलोकन करा, 5 दिन के लिए इनको रख दिया। इसमें क्या था? साधारण जल था, नल से लिया था वो। इसमें क्या था? उबला हुआ जल था दूसरी वाली में। और इसमें क्या था? कैल्शियम क्लोराइड था, जो वायु को अवशोषित कर लेता है, जो वायु को अवशोषित कर लेता है। सही है? बात समझ में आ रही है? इसकी बात बता। तो पहली तथा दूसरी परख नली की कीलों में जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था। तो जब कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया था, तो ये कैल्शियम क्लोराइड इस वायु को, इसमें जो वायु थी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसमें जंग नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब इन दोनों में तो जंग लगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वायु नहीं थी, क्योंकि ये गर्म जल भरा था हमने। इन दोनों में जंग नहीं लगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब हुआ कि जंग लगने के लिए वायु आवश्यक है। जंग लगने के लिए वायु आवश्यक है। आगे बात समझ में? जबकि तीसरी परख नली की कीलों में जंग लग जाता है। इसमें लग गया, क्योंकि इसमें साधारण जल था, उसमें वायु की मात्रा थी, वायु की मात्रा थी। इससे क्या हुआ कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में लगता है जंग। जंग वायु तथा नमी की उपस्थिति में लगता है। ठीक है ना? नमी को, वायु की नमी को ध्यान रखना। कैल्शियम क्लोराइड किसे सोख लेता है? वायु की नमी को। इसमें तो ऊपर तो वायु थी, लेकिन नमी को इसने सोख लिया, कैल्शियम क्लोराइड ने। नमी की बात कर रहा हूं, वायु की नमी, वायु की नमी को इसने सोख लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। सही है? वायु को नहीं, वायु को नहीं करता है ये, वायु को नहीं, वायु की नमी को करता है। सही है? तो यहां पर तो नमी नहीं थी, वायु थी। नमी नहीं थी, वायु थी। सही है? यहां पर नमी तो थी, वायु नहीं थी। यहां पर दोनों चीज थी, नमी भी थी और वायु भी थी। तो उस पर जंग लग गया, इन दोनों में नहीं लगा। इसका मतलब जंग लगने के लिए हमें नमी भी चाहिए, नमी भी चाहिए और वायु भी चाहिए। सही है? लोहे तथा एल्यूमिनियम का संचारण, लोहे तथा एल्यूमिनियम का संचारण किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ऑक्सीजन एवं नमी की उपस्थिति। और बनते क्या है इनके? ऑक्साइड। क्या बनते हैं इनके? ऑक्साइड। जैसे तांबे के बर्तन को रख दो, तुम कुछ दिनों बाद साफ करके रख दो एक बार कॉपर के बर्तन को, तांबे के बर्तन को, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उस पर हरी हरी सी परत जम जाएगी, और वो कार्बोनेट की परत होती है। क्या होती है? वो कार्बोनेट की परत होती है। ऐसे ही चांदी के आभूषण पहनते हैं तो क्या होता है? वो कुछ समय बाद काली होने लगती है। वो भी उसका ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड। वो भी उसका संचारण हो रहा है, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है? ऐसे एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या जस्ता, कुछ भी लें और उस पर क्या डाल दें? HCl की बूंद डालें। उस पर क्या गिराएं? HCl की बूंद गिराएं। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जब HCl की बूंदें गिराएंगे तो झाग सा उत्पन्न होगा। HCl की बूंद गिराने से क्या होगा? झाग सा उत्पन्न हो जाएगा। और उसके बाद उसे जब वो हो जाए, झाग बनना बंद हो जाए, तो उसे हटाकर देखेंगे, उस पर उंगली लगा के देखेंगे तो वहां पर गड्ढा सा दिखाई देगा, खुरदरा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी? वो सतह कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। सही है? अब आ जाओ भाई, धातुओं का संचारण क्यों लगता है? नमी और वायु की उपस्थिति में। धातुओं का संचारण क्यों होता है? नमी और वायु की उपस्थिति में। सही है? तो अब आ जाओ, क्या ऐसे क्या उपयोग करें, यानी क्या कैसे नियम इन पर लागू करें, कैसे शर्तें लागू करें कि संचारण ना हो धातु का। जैसे देखा होगा आपने कि हम लोहे पर अपने घर में क्या होता है? पेंट करते हैं। क्यों करते हैं? पेंट से क्या होता है? पेंट से क्या होता है कि जो
पेंट से ये होता है कि वायु और नमी का संपर्क टूट जाता है लोहे से। भाई बीच में पेंट आ गया तो पेंट के अंदर को वायु और नमी जा नहीं पाती, तो इसलिए लोहे पर जंग नहीं लगता। ग्रीस या तेल लगाकर, वही बात है, जैसे पेंट कर दिया तो ग्रीस या तेल, पहले ग्रीस या तेल लगा देते थे, पहले जमाने में पेंट कहाँ था, ग्रीस या तेल लगाते थे पहले। ऐसी धातु चढ़ा देना, क्या है, धातु चढ़ा देना। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर का अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, क्योंकि जस्ते पर जंग आसानी से नहीं लगता, जो जस्ता है उस पर जंग आसानी से नहीं लगता, ठीक है, जिससे लोहा जो है वो पर जंग लगना जो है वो रुक जाता है, ठीक है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसके हम क्या कहेंगे, गैल्वेनीकरण कहेंगे। एक है विद्युत लेपन, जैसे और धातु की लेप चढ़ा दो किसी धातु पर, जैसे क्रोमियम हुआ, निकिल हुआ, टिन हुआ, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, टिन हुआ, ये वायु के द्वारा संचारित नहीं होते, ठीक है, तो इनकी लेप चढ़ा देंगे दूध पर विद्युत के द्वारा। धातु जैसे करते ना कि चांदी पर सोने का लेप चढ़ाते हैं ना, वो विद्युत लेपन है, वो क्या है, विद्युत लेपन है। और ऐसी मिश्र धातु बना